नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा शीर्षक वाले इस कार्यक्रम में हम लोग प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से राजनीति से जुड़े विभिन्न मसलों पर बातचीत करते हैं और आज हम विपक्षी एकता के बारे में बातचीत करेंगे। हाल फिलहाल के दौर में विपक्षी एकता की बातें काफ़ी चल रही हैं, उसमें कई दुश्वारियां हैं, कई मुश्किलें हैं, जिसको लेकर बहुत सारे लोग जो विपक्षी एकता की बात करते हैं वो चिंतित भी रहते हैं। जब हम विपक्षी एकता की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखने की ज़रूरत है इस बात को कि हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक बदलाव विपक्षी एकता के कारण ही संभव हो पाए। राम मनोहर लोहिया ने 1967 के समय से इस तरह की और उससे पहले से गैर कांग्रेसवाद के नाम पर इस तरह की कोशिश शुरू की थी और कई बार यह भी माना जाता है कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते और 1977 के चुनावों के समय विपक्षी एकता नहीं बनती तो शायद इंदिरा गांधी को चुनाव हरा पाना मुमकिन नहीं था। और फिर 1989 में भी इस तरीके का बदलाव हुआ और कई बार तीसरे मोर्चे के रूप में कई कवायद भी हुई और अधिकांश मौक़ों पर यह विफल भी रही। हाल फिलहाल के समय में पिछले 8 वर्षों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दल के रूप में उभर कर सामने आई है, उसके सामने अगर कोई महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करनी है तो बहुत सारे टीकाकारों का यह मानना है कि उसके लिए विपक्षी एकता की ज़रूरत होगी। तो हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे का स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर कुछ प्रमुख सवालों से हम कुछ प्रमुख सवालों के बारे में हम इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। जो एक महत्वपूर्ण बात है अभी के दौर में जो हम देख रहे हैं कि अलग अलग रूपों में विपक्षी दलों के नेता हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित करें और उनके नेतृत्व में एक विपक्षी एकता बने। ममता बनर्जी की एक कोशिश है, नीतीश कुमार की एक कोशिश है और KCR ने हाल फिलहाल में एक बड़ी रैली की, उनकी भी एक कोशिश है। तो अगर अभी हम कांग्रेस को एक तरफ रख दें और हम इन 2-3 विकल्पों को देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या इन दलों में कोई ऐसी संभावना है कि वो आपस में मिलकर एक ऐसा समूह बना पाएँ जो राष्ट्रीय राजनीति में एक दखल दे पाए? कमल, मुझे लगता है कि अगर हम गैर भाजपाई विपक्षी एकता की, गैर भाजपाई राजनीतिक एकता की समीक्षा करें तो हमें उसे 3 हिस्सों में बांट के देखना चाहिए। 3 ऐसे मुकाम हैं जहां पर ये कोशिशें हो रही हैं। पहला मुकाम वो है जहां पर नीतीश कुमार अपनी तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम विपक्षी नेताओं से, पार्टियों से मिल रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। वो बार बार पटना से दिल्ली आते हैं और एक तरह की सुगबुगाहट लेते हैं। उनका लक्ष्य ये है कि 2023 जब 9 राज्यों का और कश्मीर का और जोड़ दिया जाए 10 राज्यों को चुनाव होगा, 2023 के चुनाव परिणाम जब सामने आ जाएंगे उसके बाद जो राजनीतिक परिस्थिति बनेगी तब वो अपनी इन कोशिशों को रंग लाते हुए देखना चाहेंगे। उनके अंदर पूरा धैर्य है, उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर कर लिया है और इस तरह से वो विपक्षी एकता की एक केंद्रीय धुरी, आदर्श धुरी बन गए हैं। उनके ऊपर कोई भाई भतीजावाद का आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और उनका राजनीतिक रिकॉर्ड पूरी तरह साफ है, उनकी एक निश्चित राजनीतिक प्रतिष्ठा है। इसलिए नीतीश कुमार एक खास मुकाम पर खड़े होकर 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक विपक्षी एकता की तैयारी कर रहे हैं। आप कह सकते हैं उस विपक्षी एकता की ये पूर्व तैयारी हो रही है। किस हद तक कामयाब होगी किसी को नहीं पता, मेरे ख्याल से नीतीश जी को भी ये बात नहीं पता होगी। एक दूसरा मुकाम वो है जिसके केंद्र में के चंद्रशेखर राव और ममता बनर्जी जैसी हस्तियां हैं। इस एकता की जो चालक शक्ति है वो है फेडरल फ्रंट किस्म की। वो लोग राज्यपालों से परेशान हैं। राज्यपाल विपक्ष की, जहां राज्यपाल भाजपा की सरकार होती है, राज्यपाल चुपचाप राजभवन में बैठा रहता है और तमाम सरकारी प्रस्तावों पर दस्तखत करता रहता है। लेकिन जैसे ही विपक्ष की सरकार होती है राज्यपाल एक समांतर मुख्यमंत्री की तरह आचरण करने लगता है। चाहे केरल में आरिफ मोहम्मद खान हो, चाहे जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल में जब राज्यपाल थे उस वक्त हों, या दिल्ली के उपराज्यपाल हों या पौंडीचेरी के उपराज्यपाल हों, कहीं भी देखिए वहाँ राज्यपालों का रवैया क्या है। तमिलनाडु के राज्यपाल हों, राज्यपालों का रवैया क्या है। राज्यपाल राज्य सरकार की बात नहीं मानते हैं, जबकि राज्यपालों के पास किसी भी किस्म के कार्यकारी अधिकार नहीं होते हैं, उनकी राजनीतिक शक्तियां सीमित होती हैं। इसके बावजूद राज्यपालों का आचरण ये है कि सरकारों को काम नहीं करने देना है। लगातार एक तरह से विपक्ष जो राजभवन है वो
सरकार विरोधी शक्तियों का केंद्र सा बन गया है सब जगहों पर। इसलिए इन तमाम विपक्षी दलों को, जो कि जगह जगह राज्यों में सत्तारूढ़ हैं, वो लोग आपस में मिलकर एक फेडरल फ्रंट बनाना चाहते हैं। और इस तरह के फेडरल फ्रंट पहले भी बनते रहे हैं। ये कभी एनटी रामाराव के नेतृत्व में एक इसी तरह का फ्रंट बना था, कभी फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में इस तरह की कोशिशें हुई थी। तो विपक्षी एकता की एक दूसरी कोशिश वो है। और मैं भारत जोड़ो यात्रा को भी अघोषित रूप से विपक्षी एकता की ही एक कोशिश के रूप में देख सकता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अंततः तो भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी साफ ही कह रहे हैं कि विपक्ष की एकता किए बिना भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया सकता। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि उस विपक्षी एकता की धुरी जो है वो कांग्रेस को बनना होगा, उन्हें खुद को बनना होगा। तो विपक्षी एकता की तीसरी कोशिश वहां पर भारत जोड़ो यात्रा के रूप में कांग्रेस द्वारा की जा रही है। अब ये तीन कोशिशें कैसे आपस में मिलती हैं और उसका क्या स्वरूप बनता है, ये भविष्य के गर्भ में है। दो चीज़ें बार बार कही जाती हैं। एक तो ये कि शायद जो सीबीआई और ईडी का डर है और कई सारे क्षेत्रीय दल उसमें काफ़ी कमज़ोर स्थिति में आ जाते हैं, उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षी एकता को रोकने के लिए कर रही है या करने में सफल हो पाती है। कई बार जो क्षेत्रीय नेता हैं वो सक्रिय होते हैं और कुछ समय बाद थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। और दूसरी बात यह कही जाती है कि जो कांग्रेस है उसके अंदर इतनी उदारता, राजनीतिक उदारता नहीं है कि वो दूसरे दलों के लिए स्पेस छोड़े, और वो बार बार ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस की दावेदारी करती है, और उसके कारण से क्षेत्रीय दल जहां उनका उसका गठजोड़ हो सकता है वो उससे बिदक जाते हैं। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में किसे आप बहुत ज़्यादा बड़ी बाधा के रूप में देखते हैं? देखिए, ये समस्याएं हैं और रहेंगी। आपने सही जगह अपनी उंगली रखी है, लेकिन हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि विपक्षी एकता की सफलता इस बात पर भी निर्भर है कि केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की मात्रा क्या है। अगर केंद्र सरकार के खिलाफ जन भावनाएं उमड़ नहीं है तो अपने इन तमाम समस्याओं के बावजूद विपक्ष के लिए एक हो जाना बहुत आसान होगा, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई पड़ता होगा कि जैसे ही हम एक हुए वैसे ही भाजपा का ये किला धराशायी हो जाएगा। लेकिन अगर मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतने बड़े स्तर की नहीं है, एक स्वाभाविक किस्म की एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल तक अगर कोई सत्ता में रहता है तो कुछ ना कुछ सरकार विरोधी भावनाएं जमा हो ही जाती हैं। तब फिर विपक्ष के लिए एक होना मुश्किल होगा, क्योंकि तब विपक्ष के मतभेद जो हैं वो ज़्यादा मुखर होंगे और एकता के पहलू पृष्ठभूमि में रहेंगे। एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा होगी, प्रबल होगी, तो एकता के पहलू मुखर हो जाएंगे और मतभेद पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मोदी सरकार का प्रदर्शन क्या है, मोदी सरकार की रणनीतियां क्या हैं, मोदी सरकार एंटी इनकम्बेंसी को मंद करने या पलटने में कामयाब हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ये जो एक और बातचीत में बार बार चीज़ आती है कि क्षेत्रीय दल भले ही बहुत ज़्यादा कोशिशें कर लें, लेकिन जब संसदीय चुनाव की बात आती है तो आखिरकार लोगों का रुझान मोदी सरकार की तरफ जाता है। और जैसा कि आपकी बातों से भी लगा कि एंटी इनकम्बेंसी अक्सर या कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सहज किस्म की है, बहुत गंभीर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो क्या यह प्रवृत्ति भी ऐसी है जो कि बहुत सारे क्षेत्रीय दलों को एक सीमा से आगे मोदी के खिलाफ जाने से रोकती है? नहीं, देखिए, जैसे उत्तर भारत में पंजाब है, आप देखते हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी न तो विधानसभा चुनाव में सफल हो पाती है न लोकसभा चुनाव में सफल हो पाती है। आप पश्चिम बंगाल में जाइए, पिछली बार लोकसभा चुनाव में कुछ सफलता प्राप्त हुई थी भाजपा को, लेकिन आमतौर पे ममता बनर्जी का हाथ विधानसभा में काफ़ी ऊंचा रहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी ऊंचा रहता है। अब आप दक्षिण भारत में जाइए, वहाँ कर्नाटक को छोड़ के बाकी सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कहीं भी हासिल नहीं कर पाती। तो ये सब जो ये कहा जाता है कि कोई मोदी मैजिक है या ये बातें, मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का कोई राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है अभी इस बार। और मोदी मैजिक की ये परीक्षा इस बार सबसे ज़्यादा बिहार में होगी। बिहार में एक भी बार मोदी मैजिक का मुकाबला नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल की मिलीजुली ताकत से नहीं हुआ है। एक बार विधानसभा के चुनाव में हुआ था, वहां पे मोदी मैजिक रखा रह गया था। लोकसभा चुनाव में फिर दोनों अलग अलग हो गए थे। इस बार लोकसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक को इस सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर बिहार में भी मोदी मैजिक कामयाब हो जाता है और वो विधानसभा चुनाव में भले ही कमजोर साबित हो, अगर लोकसभा चुनाव में पिछली बार जिस तरह सीटें उन्होंने जीती थी भाजपा ने, उस तरीके से बिहार में सीटें जीतता है, तब मैं मानूंगा कि वास्तव में कोई मोदी मैजिक है। तो मैं ये मानता हूं कि
सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक रूप से जमा होती है, कोई भी सरकार हो। जितने लंबे समय तक वो सत्ता में रहती है, एंटी इनकम्बेंसी का अंदेशा उतना ही ज़्यादा भी रहता है। लेकिन सरकारों ने बड़ी कुशलता के साथ में उस एंटी इनकम्बेंसी को नरम करने या पलटने की युक्तियां विकसित कर ली हैं। सरकारों के पास संसाधन होते हैं, वो उन संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं, तरह तरह की हैजिंग करती हैं, तरह तरह की पेशबंदी करती हैं। जनता के विभिन्न हिस्सों को जहाँ से नाराज़गी निकलने की संभावना होती है, उनको राहत देकर उनको मंद करने की कोशिश करती हैं और अपनी कमियों को सुधारती हैं। आप पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी ने किया, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव तक आते आते वो पलट कर प्रो इनकम्बेंसी में बदल चुकी थी। तो ये सब देखने की बात है। राजनीतिक समीक्षक के तौर पर हमें इन प्रक्रियाओं पर ध्यान रखना होगा और समय से पहले कोई भविष्यवाणी करने या जल्दबाजी में कोई बात कहने से परहेज करना होगा। तो ये एक बात जो आपने बहुत रोचक कही कि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कैसे बदला जाता है और इसके अलग अलग मॉडल हमारे देश में हैं। तो किसी और दिन हम इस पर और ज़्यादा विस्तार से ज़रूर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसकी वो चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में आपको क्या लगता है कि जो प्री पोल अलायंस है राष्ट्रीय स्तर पर, वो ज़्यादा कारगर हो सकता है या पोस्ट पोल अलायंस की तरफ सब लोग अपने यहाँ चुनाव लड़ें और उसके बाद एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर साथ आएं? देखिए, सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर प्री पोल अलायंस बन सकता है तो क्यों ना बनाया जाए। लेकिन आमतौर पर ये होता है कि प्री पोल अलायंस में बहुत सारे झंझट होते हैं, तो उन झंझटों से बचने के लिए एक समझदारी बन जाती है कि चुनाव के बाद गठजोड़ कर लेंगे, नतीजों के बाद गठजोड़ कर लेंगे। लेकिन उसकी अपनी समस्याएं हैं, प्री पोल अलायंस की समस्याएं हैं, पोस्ट पोल अलायंस की समस्याएं हैं। इन तमाम समस्याओं पे हम लोग अलग से कभी बैठकर विचार कर सकते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति काफ़ी जटिल किस्म की है। इतनी ज़्यादा, ये बहुत कहने के लिए बहुदलीय नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बहुदलीय राजनीति है। हर चुनाव में नए नए दल भी प्रकट होते रहते हैं और उसमें से कुछ दल प्रभावी भी साबित होते हैं। वो बहुत छोटे छोटे दल, उम्मीदवार वोट काटते रहते हैं। बागी उम्मीदवारों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्वाचन क्षेत्र जितना छोटा होता है, बागी उम्मीदवार उतना ही प्रभावी होता है। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में। भाजपा के बाकी कई जगह तो भाजपा जो चुनाव हारी है वहां पर, उसमें बागी उम्मीदवारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर जगत प्रकाश नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर भाजपा के अंदर जो सिर्फ फुटबॉल चल रही थी उसको अगर ठीक कर देते तो हो सकता है भाजपा वो चुनाव नहीं हारती। बिल्कुल। तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, हर परिस्थिति अलग अलग है और उस परिस्थिति को देखना होगा कि वो राजनीतिक शक्तियां अपने आप को किस तरीके से उस परिस्थिति में संसाधित कर रही हैं। बिल्कुल। तो आगे आगे जिस तरीके से देश की राजनीति बढ़ेगी और विपक्ष अपनी पेशबंदी करेगा, हम इस मुद्दे पर फिर से वापस और गहराई से चर्चा करेंगे और हमारी कोशिश यह भी होगी कि हम आगे अलग अलग राजनीतिक दलों की संभावनाओं, सीमाओं और रणनीतियों पर बातचीत करें। तो आज की इस चर्चा के लिए भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अगले अंक में जब हम मिलेंगे राष्ट्रीय मुद्दे इस कार्यक्रम में, तो हम भारत की राजनीति से जुड़ी किसी अन्य विषय पर और ज़्यादा गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार।